आपका प्रतिबिंब है या रूप का अनुवाद है, मौन रहकर भी मुखर होता हुआ संवाद है। रूप के सागर के तट पर सैर को निकले थे हम, मन बहकता किंतु कोई कर रहा प्रतिवाद है। नमस्कार, साहित्य तक पर मैं हूं जयप्रकाश पांडे और मेरे साथ बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आज मौजूद हैं ओम प्रकाश खंडेलवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ओम प्रकाश खंडेलवाल जी बहुत ही वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, आलोचक, गजलकार, अनुवादक हैं और आपकी रवि रश्मि, इंद्रधनुष, करुणायतन, सूरज पर पूता तारकोल, गंगार्चन, तथागत, कविता, सृष्टि और दृष्टि और इकबाल की रचनाओं का उर्दू और फारसी से हिंदी अनुवाद आपने किया है। आपकी व्याप्ति जो है वह साहित्य जगत में इतनी महत्वपूर्ण रही एक दौर में, 70 से 80 के दशक में, कि उस दौर का कोई भी बड़ा रचनाकार ऐसा नहीं था जो ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का प्रशंसक न रहा हो। महादेवी वर्मा ने कहा था कि ओम प्रकाश खंडेलवाल भावुक कवि हैं, आजीविका की दृष्टि से व्यवसायी हैं, परंतु मानसिक रूप से सरस्वती के उपासक हैं। उन्होंने इंद्रधनुष जो संग्रह था उसके बारे में यह बात लिखी थी और यह कहा था कि इस संग्रह में राष्ट्रीयता भी है, मनुष्य की गरिमा भी है और कवि सुलभ संवेदना के बहुत सारे रंग। इसी तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ओम प्रकाश खंडेलवाल को एक जीवंत कवि बताया था, जिनकी कविताएं रागिनी की भांति नृत्य करती। मैं खंडेलवाल सर आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो व्यावसायिक दृष्टि से व्यवसायी और मानसिक रूप से सरस्वती के उपासक हैं, महादेवी जैसी बड़ी शख्सियत ने आपको कहा था और आपकी पुस्तकों को मैं जो देखता हूं और आपकी कविताओं को जो मैं पढ़ा, तो आप श्रृंगार की अद्भुत छटा है आपकी रचनाओं में। आपने प्रबंध काव्य भी लिखा। ये साहित्यिक रुझान कैसे आपकी हो गई अचानक? मतलब जिस उम्र में आपने इतने बड़े बड़े लोग आपकी तारीफ में कह रहे हैं, तो मैं कोई अलग से आपकी प्रशंसा में शब्द क्या कहूंगा। मैं जानना चाहता हूं उस यात्रा के बारे में कि जो साहित्य से आपको जोड़ सकी। ऐसा है कि मेरी साहित्यिक यात्रा ये आपातकाल के बाद शुरू होती है। जब आपातकाल रहा उस समय लंबे अंतराल तक मैं जेल में रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबद्धताओं के कारण मुझे लंबे समय तक प्रतापगढ़ और नैनी केंद्रीय कारागार में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद मैं अंदर बाहर दोनों तरफ से टूट चुका था, बिखर चुका था। ऐसे समय में मेरे पास सिवाय इसके कोई सहारा नहीं था कि मैं अपने जीवन की दिशा को साहित्य की ओर मोड़ूं। और 77 से 80 के बीच का संक्रमण काल मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है और मैंने इस बीच में ये निर्णय लिया कि साहित्य सृजन ही एकमात्र ऐसी विधा है जो मनुष्य को हर प्रकार का सुख दे सकती है। दीर्घकालिक सृजन का सुख, परलौकिक सुख और जीवन में लड़ने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता दे सकती है। जीवन में बहुत सी चुनौतियां आपातकाल के बाद मेरे ऊपर थी और मैंने उनका मुकाबला केवल कविता के कारण किया। ये जो जी आपकी जो रचनाएं हैं उनमें अगर मैं केवल शीर्षक की भी बात करूं तो हर श्रृंगार, अंजुरी भर, रवि रश्मि, इंद्रधनुष, ये जो जीवन के इतने रंग हैं कायदे से, तो अगर आपातकाल के दौर ने आपको
त्रसित किया, आपको कष्ट में डाला, तो आपके अंदर आक्रोश की भावना आनी चाहिए थी। लेकिन आपका जो साहित्य सृजन है वो और श्रृंगार की तरफ ज्यादा होता चला गया, और भावना जिसको संवेदना, जिसकी बात महादेवी जी भी करती हैं और राम कुमार वर्मा जी भी करते हैं। वो बताते हैं कि आपकी रचनाओं में जिस तरह का कोमल हृदय सामने आता है, तो बजाय आक्रोश के की तरफ उन्मुख होने के, आप जो है श्रृंगार की तरफ कैसे बढ़ गए? ऐसा है कि मैंने आपातकाल के बाद जब कविता का दामन थामा, तो उस समय मैंने एक गजल के 2 शेर कहे थे। पूरी गजल है, उसके 2 शेर जो हैं वो अंतर्बाह्य चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। जीवन संघर्षों में सबका सब बीत गया, जीवन संघर्षों में सबका सब बीत गया, गर्म थी हवाएं जल पोखर का रीत गया, चलते आघातों के बेहिसाब सिलसिले, अपना विद्रोही मन अपने से बीत गया। क्या बात! ये अंतर्बाह्य जो चुनौतियां थी, आपातकाल के बाद जो टूटन, जो बिखराव, जो रिक्तता मेरे निजी जीवन में आई, और जो चुनौतियां थी, उनसे लड़ने के लिए मेरे पास कविता के सिवा कोई और सहारा नहीं था। और इसीलिए मैंने 14 घंटे की व्यावसायिक अपरिहार्य व्यावसायिक व्यस्तता के बाद भी साहित्य सृजन का काम निरंतर जारी रखा। मेरे आसपास बहुत बड़े बड़े और स्थानीय रचनाकारों का एक आभा मंडल था, जिसमें महाकवि गुलाब खंडेलवाल, जिनकी मेरी पुस्तकों में कहीं कोई चर्चा नहीं, उसके अतिरिक्त विश्वविख्यात शायर जनाब नाजिश प्रताप गढ़ी, ये भी यहीं के थे। तो इन सब लोगों का संपर्क और स्थानीय रचनाकारों का संपर्क जो है, मेरे पास प्रतिदिन इनका सप्ताह 2-4 घंटे सुबह शाम उठना बैठना व्यवसाय के साथ जारी रहता था। और मैंने अपनी इस व्यस्तताओं के बावजूद, इन व्यस्तताओं के बावजूद भी कुछ कुछ न कुछ सृजन का कार्य जारी रखा। उसमें कठिनाई होती थी। एक बार डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने मुझसे पूछ लिया, वे प्रतापगढ़ आए थे तो मेरे पास थे। उन्होंने कहा, इतनी व्यावसायिक व्यस्तताओं के बीच आप कैसे सृजन का कार्य करते हैं, कैसे लिखते हैं? मैंने उनसे कहा, जब कविता प्राणों में रच बस जाती है तो उसके लिखने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। मेरी ज्यादातर रचनाएं जो हैं वो सफर में, मोटरसाइकिल यात्रा पर, बस में, ट्रेन में बैठे बैठे लिखी गई हैं। उससे मेरा सफर भी आसान हो गया और रचनाएं भी परिपूर्ण हो गई। क्या बात क्योंकि है! जी, और क्या ये बात! मैं जो हरसिंगार अजूरी भर में इसके 18वें जो खंड है, उस पे सूरज को सूरज के जिस्म से निकलने दो, अंदर ही अंदर मत उसको यूं जलने दो, सतरंगी इच्छा के पंख फड़फड़ाते हैं, अंबर के पक्षी को नीड से निकलने दो। क्या उम्दा पंक्तियां हैं। आपने प्रबंध काव्य लिखा, गीत संग्रह लिखा, प्रगीत लिखा, नई कविता लिखी, गंगार्चन, तथागत, रक्तदीप, ये प्रबंध काव्य आपके हैं। आपके समय में जो साहित्य की जो स्थितियां थी और जिस तरह के बड़े साहित्यकार थे, आप क्या महादेवी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा से आपकी मुलाकात हुई थी? इन लोगों के बारे में कुछ याद है आपके पास? जी सारे सारे सारी मुलाकात और उनसे कोई वार्तालाप सब मुझे याद है। कुछ ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैं बताता हूँ। जब महादेवी जी से मैं
इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज कहते हैं, वहां जाकर मिला तो उन्होंने मेरा परिचय पाने के बाद जो मुझे कहा वो तो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि वो आत्म प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ न होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे कवि मित्र कई थे साथ में मेरे, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि महादेवी जी से मुलाकात जल्दी हो नहीं पाती, आपके साथ चलते हैं, शायद उनसे मुलाकात हो जाए। बहरहाल मेरे साथ सबकी मुलाकात हुई। इलाहाबाद के ही कवि मित्र थे, वे काफी देर तक मुझसे बातचीत करती रही हम सब लोगों से, और उन्होंने दो बातें उस समय कही। एक तो ये कहा कि एक हाथ में फूल हो और एक हाथ में मनचाही धनराशि हो, तो जो फूल का पलड़ा है यही भारी रहेगा, क्या धन बात। का पलड़ा भी भारी नहीं रहेगा। ये महादेवी जी ने मेरे सामने कहा था। और उसके अतिरिक्त जब उन्होंने मुझको देखकर कह दिया आप निराला जैसे लगते हैं, तो मैंने कहा ये आपका निराला जी के प्रति अनन्य अनुराग है जो आपको हर तरफ दिखाई देता है। उन्होंने निराला जी से संबंधित एक घटना भी सुनाई। उन्होंने कहा निराला जी रक्षाबंधन के दिन मेरे घर आए। सिविल लाइन कहाँ उनका घर पड़ता है, महादेवी जी का और निराला जी तारागंज, दोनों का फासला 7-8 किलोमीटर से ज्यादा ही है। तो निराला जी ने तो कहा महादेवी जी को कि बहन जी 2 रुपए दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कीजिएगा? बहन 1 रुपए रिक्शे वाले को देना है, 1 रुपए राखी बंधाकर आपको देना है। ये घटना महादेवी जी ने उस समय बताई। ये तो महादेवी जी का संस्मरण। इसके अतिरिक्त मैं जिन लोगों का उल्लेख मेरी पुस्तक में नहीं है, उनमें एक प्रमुख नाम है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। उनसे मैं आगरा में जाकर मिला था। मैं किसी व्यवसाय के सिलसिले में गया था और मैंने उनको अपनी पुस्तकों का सेट प्रस्तुत किया, समर्पित किया। और उस समय करुणायतन पर मैं उनसे भूमिका लेने के उद्देश्य से उनसे मिला था। उन्होंने सारी पुस्तकें अलट पलट कर देखी और जो प्रकाशित थी मेरी, और करुणायतन की पांडुलिपि को 4-5 पृष्ठ पढ़ा। उन्होंने पढ़ने के बाद मुझसे कहा आज के समय में हिंदी कविता ऐसी कहाँ लिखी जा रही है। ये उन्होंने उस समय कहा था। ये बात लगभग सन 86 की, जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और उन्होंने मुझे एक पैराग्राफ आशीर्वाद के रूप में लिखकर दिया था, और इस शर्त के साथ मैं उसे प्रकाशित नहीं कराऊंगा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और आज तक वो पैराग्राफ मेरे पास उनकी हैंड राइटिंग में सुरक्षित है। अब बात आई नाजिश प्रतापगढ़ी। नाजिश प्रतापगढ़ी बड़े शायर थे। वो यही प्रतापगढ़ में एच व्हीलर का स्टॉल चलाते थे। लोग उनको देखकर कोई ये समझ ही नहीं सकता था कि इतने बड़े रचनाकार हैं। मेरी पुस्तक का विमोचन समारोह हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में होना था। उसमें अंग्रेज जी को भी आना था, लेकिन अंग्रेज जी का कार्यक्रम रद्द हो गया। तो स्थानीय स्तर पर उस आयोजन को किया गया, जिसमें नाजिश भाई को आमंत्रित किया गया। वे आए। मैं उनकी महानता का परिचय बताना चाहता हूँ, कितने महान थे वे। वे आए, मंच पर 1-1.5 घंटे बैठे रहे, और उसके बाद क्योंकि वो वरिष्ठ रचनाकार थे, उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो स्वयं उठकर खड़े हुए, मंच पर एक उन्होंने बगल से माला ली और मुझे उन्होंने माल्यार्पण किया और कहा
उर्दू शायरों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये उनकी महानता एक नए रचनाकार के लिए, जिसे अभी छंद का ज्ञान भी नहीं है, और सन 80 में मैंने लिखना शुरू किया, सन 80 में ही वो पुस्तक प्रकाशित हुई। ये उनका कितना बड़ा, मेरे लिए कितना उत्साहवर्धक वो क्षण था, अनमोल क्षण था। उसी प्रकार महाकवि गुलाब खंडेलवाल, जो अक्सर प्रतापगढ़ उनकी ससुराल हुआ करती थी, यहाँ आते थे, यहाँ ठहरते थे। मेरे पास अक्सर सुबह शाम उनकी मुलाकात होती थी। गुलाब जी का एक दोहा, मैं अब तो वो इस दुनिया में नहीं, कहा सुना रूठा मना निज में ही प्रतियाम। ये गुलाब खंडेलवाल जी का दोहा है। कहा सुना रूठा मना निज में ही प्रतियाम, आधा मन राधा बना आधा मन घनश्याम। क्या बात, क्या बात। तो गुलाब जी महान रचनाकार थे। उनकी 40-50 पुस्तकें प्रकाशित हुई, और उसमें उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हाई स्कूल में भी उनकी पुस्तक टेक्स्ट में थी, और बिहार में भी उनकी 2 पुस्तकें जो हैं वो कोर्स में थी, बीए और एमए की। तो उनके साथ उन्होंने मुझे पढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि मैंने कभी, हिंदी मेरा विषय बीए में जरूर था, लेकिन मैंने हिंदी की सदा उपेक्षा की, हिंदी को विषय के रूप में गंभीरता से स्वीकार ही नहीं किया, और कभी पढ़ा ही नहीं। ये तो उनकी प्रेरणा से मैं इलाहाबाद जब भी जाता तो वहां से कुछ अच्छे रचनाकारों की पुस्तक जो है खरीद कर लाता और उसे पढ़ता, जिसमें महादेवी जी का अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इसी प्रकार तमाम रचनाकारों की रचनाएं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का चितवन की छां, और फिर बसंत आया और कोई उत्कंठा नहीं। तो ये सब मैंने वहीं से खरीद कर पढ़े, और मुझे स्थानीय रचनाकारों से और इन बड़े रचनाकारों से लेखन की प्रेरणा मिलती रही। और खंडेलवाल जी, आपका जो बचपन था, आपके परिचय में कहीं है कि प्रतापगढ़ आप राजस्थान से कहीं से आप लोग आए थे। ये ऐसा है कि उसकी कथा ये है हम्म। कि हमारे पूर्वज सब जो हैं वो किसी न किसी कारोबार के सिलसिले में राजस्थान में, हमारा जो पैतृक आवास है वो है राजवाड़ा, राजवाड़ा में मुंडावर तहसील। आज भी वो मकान लावारिस अवस्था में पड़ा है, सब लोग वहां से चले आए, और यहाँ हमारे संयुक्त परिवार जो सब लोग अलग अलग यहाँ बस गए हैं और अलग अलग रह रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 200 है। तो सब यहाँ पर व्यवसाय में लिप्त हो गए, नए नए व्यवसाय लोगों ने किए, और अब कोई वहाँ जाता आता नहीं। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं जो है, जैसे मान लीजिए जो प्रबंध काव्य ही है उसका जो इतिवृत्त आपने लिखा है, रवि जी रश्मि की बात करूं तो एक बहुत अच्छा कथानक है। जी। आपके दिमाग में उपन्यास या कहानी सृजन की बात ना आके कविता की तरफ ही उन्मुख होने की वजह क्या थी? ऐसा है कि उपन्यास और कहानी लिखने में काफी समय और काफी बैठकर लिखना पड़ता है, टेबल वर्क बहुत है। और कविता का सृजन जो है इस चलते फिरते और व्यवसाय के स्थल पर, सफर में, हर जगह हो सकता है। और उपन्यास और कहानी पूरी की पूरी, पूरा कथानक याद करना, उससे आनंद लेना, जब तक उसको पूरा न पढ़ा जाए तब तक आनंद आपको मिलेगा नहीं। और कविता की 2 पंक्तियां, एक शेर, गीत का एक छंद,
यही आपको आनंदित करने और मुग्ध करने के लिए पर्याप्त होता है। तो ये मेरे लिए आसान, इसलिए मैंने कोई और विधा स्वीकार नहीं की। जबकि कविता तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि बहुत ही कठिन विधा है, क्योंकि कहानी कहने के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार होता है। आप जी उसमें गढ़ सकते हैं यहाँ बहुत कम शब्दों में। जैसे मैं अगर आपकी ही एक रचना को लूं, प्रिय तुम्हारे भीतर किसने है संसार बसाया, एस राशि मुख पर जैसे मिलते दोनों पखवारे, या संघर्षशील रजनी दिन के प्रकाश से हारे, सत्य रूपिणी तिमिर तुम्हारे सम्मुख कब टिक पाया। अब ये जो बिंब है, जो इसका सौंदर्य है, जी वह निश्चित रूप से कहानी कथानक उपन्यास में तो इस रूप में नहीं आ पाता। उसके जी लिए बहुत श्रम लगता। मैं ये जानना चाहता हूँ खंडेलवाल जी कि आपके समय में जो साहित्यिक परिस्थितियां थी, जी और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किसी दौर में जुड़े हुए थे, जी आपकी प्रतिबद्धता थी जिसके चलते आप जेल भी गए, आपके जी व्यवसाय को भी सफर करना पड़ा, और जी इसके बावजूद आपने इकबाल की रचनाओं का उर्दू और फारसी से हिंदी में अनुवाद किया। मैं ये जी जानना चाहता हूँ कि भाषा के स्तर पर जो समरसता उस समय में थी, जो सौहार्द उस समय में था, आज आप उसे किस रूप में देखते हैं, और आपने इकबाल को ही क्यों चुना, अमीर खुसरो या दूसरे लोगों को क्यों नहीं चुना? ऐसा है कि मेरे एक यहाँ पर मित्र होते थे, आजकल वे दिवंगत हो चुके हैं। उनका नाम था जनाब इम्तियाज साहब। वो पेशे से वकील थे, और गुलाब जी और वे और मैं, हम लोग अक्सर मिलते रहते थे, बैठते रहते थे। तो कविता पूर्ण समाधि की अवस्था में संभव होती है। जब आदमी शिथिल समाधि में होता है तो उस समय अनुवाद तो कर सकता है, और अनुवाद जो है दूसरी भाषा से दूसरी भाषा तक ले जाने के सेतु का काम करती है। और ये इकबाल हिंदी के आईने में जो मैंने अनुवाद किया, इसकी प्रेरणा उन्हीं से मिली थी। और इसमें इकबाल की 3 फारसी रचना संग्रह हैं। इकबाल के 3 फारसी रचना संग्रह हैं: पयाम मशरिक, जावेद नामा, असरार खुदी। इन तीनों की चुनी हुई रचनाओं को मैंने भावानुवाद उनका किया है। अब रही बात ये कि सिर्फ इकबाल नाम है, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि देश के विभाजन में उनकी भूमिका दूसरी थी। तो इसको मैंने अपनी भूमिका में लिखा है कि जब हम किसी रचनाकार के बारे में बात करते हैं तो उसकी रचना धर्मिता से ही बात के संबंध में बात करते हैं। जब हम किसी हिमालय की बात करें तो जो सबसे निचली श्रेणी है, चोटी है, उससे हिमालय को नहीं नापा जाता। जो सबसे ऊंची चोटी है उससे नापा जाता है। उसी प्रकार जब हम रचना के बारे में बात करते हैं तो अब उन्होंने तो भगवान राम को बहुत बड़ा दर्जा दिया। उन्होंने कहा वो इमाम हिंद है। उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वही इकबाल जो है वो आलोचना के भी पात्र होते हैं जब वो भारत की एकता अखंडता की बात होती है। तो उसमें को ये सब कुछ मैंने जानने के बावजूद भी अनुवाद किया, और उनकी जो दार्शनिक रचनाएं हैं उन्हीं का अनुवाद मैंने करने की कोशिश की है। बाकी और जो उन्होंने लिखा होगा उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जो साहित्य है उसको आप किस रूप में देखते हैं? आपकी नज़र में तो पड़ता ही होगा। आप जिस समय जिस दौर में आपने साहित्य सृजन की शुरुआत की थी, और अगर महादेवी आपको निराला के रूप में कहती हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आपके बारे में लिखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपके बारे में।
लेकिन जी आज वर्तमान में जब आप अपने से निचले कम उम्र के साहित्यकारों को देखते हैं और इस समय जो लिखा जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो इस समय लिखा जा रहा है उसके जांचने के कई बैरोमीटर हैं। एक तो कविता की असली परख होती है, वो जब प्रिंटेड मैटर हो तब उसे बिना किसी स्वर के पढ़ा जाए, उसमें तरन्नुम न हो, स्वर न हो, सोशल मीडिया न हो, उसकी प्रस्तुतिकरण बहुत सशक्त रूप से न हो, सामान्य ढंग से लिखी हुई कविता को पढ़ने के बाद यदि आपका मन रोमांचित होता है, यदि आपको आनंद का अनुभव होता है, वही कविता स्थायी और टिकती है। और बाकी आजकल जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि उनमें अच्छी रचनाएं कम हैं या नहीं है, लिखी जा रही हैं। लेकिन आजकल रचना धर्मिता जो है एक व्यवसाय के रूप में चल पड़ा है। लोग उससे से अधिक अर्थोपार्जन के लिए जैसा जनता की मांग होती है वैसा लिखते हैं। लेकिन पुराने दौर में ये सिलसिला था नहीं और न कोई अर्थोपार्जन के लिए इसको लिखता था। उस समय लोग ऐसा लिखते थे जो सच हो, जो समाज को स्वीकार्य हो, जो आदर्शों के अनुकूल हो, जीवन मूल्यों की रक्षा करने वाला हो, और जो उन्हें लगता है कि सही है वही लिखते थे। आज ऐसा भी नहीं है कि जो उन्हें सही लगता है वही लिखते हो, या उतना गहरा चिंतन करने का अवकाश आज के समय में लोगों के पास नहीं। ये है मुख्य अंतर पहले के समय में आज के समय में। आज भी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी करते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसकी वजह से बड़ी पॉपुलैरिटी भी है उनकी। लेकिन ये है कि जी आपके पसंदीदा रचनाकार अभी के दौर में कुछ याद है? आपने पिछले दिनों किसी की ऐसी किताब पढ़ी हो कविता की जो आपको याद रह गई हो? देखिए, ऐसा मतलब है कोई कि रचनाकार ही याद रह गया हो, रचना को छोड़ दीजिए। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को मैं याद करता हूँ। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, उनकी दो पंक्तियां, उन्हें मैं कहता हूँ ये अमर पंक्तियां। मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। डॉक्टर शिवमंगल सिंह और अगर मैं कहूं कि ही आया। अगर मैं कहूं कि खंडेलवाल जी को अपनी पंक्तियों में से चुनना हो कि ये मेरी अमर पंक्ति है तो किसको कहेंगे? अब उसके लिए तो मुझे एक गीत सुनाना पड़ेगा, या उसका अवकाश हो तो मैं फिर वो सुनाऊं। हाँ, सुनाइए सुनाइए। जाने कितनी पीर प्रसव की देकर गीत निकल पाते हैं। जाने कितनी पीर प्रसव की देकर गीत निकल पाते हैं। माथा टेके हुए मेज पर गई रात उजियार हो गया। घूम रहे प्रहरी की सीटी सुन सुन कर भिनसार हो गया। बालक जैसे सपनों से हम सारी रात बहल जाते हैं। जाने कितनी पीर प्रसव की देकर गीत निकल पाते हैं। क्या बात। जिसने प्यार किया है हमको, उसका चित्र बनाया होगा और कल्पना की तूली से उसका रूप सजाया होगा। शब्दों की सीपी में आंसू मोती जैसे ढल जाते हैं। जाने कितनी पीर प्रसव की देकर गीत निकल पाते हैं। विरह व्यथा की अतिशयता ने जब मन को तड़पाया होगा, मर्माहत हो रुद्ध कंठ से कवि ने गीत सुनाया होगा। मर्माहत हो रुद्ध कंठ से कवि ने
गीत सुनाया होगा, सारा स्नेह लुटा देने पर अंकुर इतने पल पाते हैं। जाने कितनी बार हृदय को मार मार समझाया होगा, जाने कितनी बार हृदय को मार मार समझाया होगा। प्रियतम दाय तुम्हारा लेकर गीतों ने स्वर पाया होगा, सारे द्वार बंद करने पर दीप कहीं ये जल पाते हैं। ढकी पतीली के जल से हम कितनी बार फपक कर रोए, ढकी पतीली के जल से हम कितनी बार फपक कर रोए। जाने कितनी बार पसीजे करवट बदल बदल कर सोए। आतप और घुटन से पर्वत जैसे रिश्ते गल जाते हैं। जाने कितनी तीर्थ सबकी देकर गीत निकल पाते हैं। क्या बात है! ये रचना आपकी किस संकलन में है आपके? सूरज पर पुता चारकोल में है। हाँ। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी जो आखिरी पुस्तक है वह किस समय आई और इन दिनों आप सृजन कर्म कर रहे हैं या नहीं? ऐसा है कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक हूँ नहीं। जी। अब हाथ काम करता नहीं, लिखना संभव नहीं हो पाता जी। और सोच पाता हूँ। सो फेसबुक पर बहुत ऐसा मटेरियल है मेरा जो मैंने कहीं लिखा नहीं लेकिन फेसबुक पर है। जी। जी। तो वो अतिरिक्त मटेरियल है जो मैंने कहीं पर लिख के नहीं रखा। तो वैसे गौतम बुद्ध पर जो पुस्तक है वो अप्रकाशित है, गंगार्चन अप्रकाशित है, इसलिए कि प्रकाशन का काम खुद ही सब करना पड़ा। और पुस्तकों का विक्रय एक बड़ी चुनौती होती है और साहित्यिक पुस्तकों का विक्रय तो बड़ी चुनौती होती है। जी। तो मतलब आप इन दिनों सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं और आपकी जो रचनाएं हैं, अगर आपको कोई सुनना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वह आपके पेज को फॉलो कर सकता है। और जी आपकी अपनी रचनाओं की ये पुस्तकें तो अब उपलब्ध नहीं होंगी जो हमारे पास हैं। नहीं, मेरे पास है। आपके पास हैं, तो अगर किसी को लेना हो तो वह आपसे संपर्क कर सकता है। जी, यहाँ पर जहाँ तक आपातकाल की बात आपने छेड़ी थी, जी। उस समय के दो तीन संस्मरण हैं जो साहित्यिक नहीं है हम्म। लेकिन वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जी, बताएं। कि जब मैं आपातकाल में था तो मेरे साथ जो प्रमुख लोग थे, नैनी केंद्रीय कारागार में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जी। जो विद्यार्थी जीवन से ही मेरा उनका परिचय था, हम्म। वो थे जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था। और उसके अलावा वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, विजय कौशल जी महाराज, ये सब अन्य तमाम विभूतियों के अतिरिक्त ये सब मेरे साथ ही थे, या मैं यूं कहूँ कि मैं इनके साथ था वहाँ। और रही बात ये कि शिक्षण क्षेत्र के संबंध में दो महत्वपूर्ण संस्मरण हैं कि मेरा प्रवेश बीए में कराने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें लोग रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, जी। जी। जो बाद में संघ के सत्संग चालक थे, वे अपने साइकिल पे बिठा के मुझको रजिस्ट्रार के पास ले गए थे मेरा एडमिशन कराने। और उसके अतिरिक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पत्राचार के माध्यम से मैंने पीएचडी के विषय के बारे में अपना विचार विमर्श किया था। ये सब ऐसे संस्मरण हैं जो साहित्येतर हैं लेकिन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो आपने कभी उन संस्मरणों को लिखने की नहीं सोचा? अब मैंने आपको बताया मेरा हाथ बहुत काम करता नहीं है, वैसे तो मैं लिखना चाहूँ तो बहुत लंबी पुस्तक हो सकती है अपने बारे में,
संस्मरणों के बारे में जेल पर ही एक पुस्तक हो सकती है। चलिए, हमसे बातचीत करने का आपने अवसर निकाला और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही नई पीढ़ी यह जान सके कि जीवन में कुछ भी विलंब नहीं होता और दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। आप अपने जीवन को किसी भी स्थिति में, किसी भी मोड़ पर बदल सकते हैं। उसमें सौंदर्य ला सकते हैं, श्रृंगार ला सकते हैं, मधुरता ला सकते हैं, प्रेम ला सकते हैं और दयालुता का भाव रख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत जी, करने के लिए। बहुत-बहुत आभारी हूँ साहित्य आज तक के मंच का, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी, धन्यवाद। जी, नमस्ते। नमस्कार।